करते हैं लेक्चर नंबर 17 पार्ट बी। ओके, कैनोनिकल वेरिएबल मेथड इसको देखते हैं और फिर पैरेलल मेथड देखेंगे किस चीज़ का, स्टेट डायग्राम का। ओके, ये हमारा स्टेट डायग्राम, इसका ये येलो वाला पैरेलल मेथड, और इसी के रिगार्डिंग हमारा स्टेट मॉडल में होता है कैनोनिकल वेरिएबल मेथड। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो वापस चलते हैं। तो कैनोनिकल वेरिएबल मेथड क्या है? इज द आउटपुट ऑफ अ कैनोनिकल सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज फीडबैक सिस्टम। तो क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमको पढ़ने को मिली कि ये कैनोनिकल वेरिएबल है असल में क्या, ठीक है। कैनोनिकल वेरिएबल मेथड के अंदर सबसे पहली बात क्या आती है कि खुद कैनोनिकल वेरिएबल क्या है। ओके, तो उसी की डेफिनेशन बताई जा रही है कि कैनोनिकल वेरिएबल इज द आउटपुट ऑफ द कैनोनिकल सिस्टम कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीडबैक सिस्टम। मान लो एक सिस्टम होगा कुछ कैनोनिकल सिस्टम, और इसको फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। इसी का जो आउटपुट होगा तो वो हमारा कैनोनिकल वेरिएबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक कैनोनिकल सिस्टम है, एक बॉक्स की तरह वो कोई चीज़ है, उसको फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं, और उसी का जो आउटपुट होगा वो हमारा कैनोनिकल वेरिएबल होगा। ओके, आगे चलते हैं। हियर वी विल गेट ओनली डायगोनल या फिर ट्राइंगुलर फॉर्म ही हमें मिलती है। तो जो हमारा मैट्रिक्स बनाते हैं ना, ये वाला x डॉट इजकल टू ये मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ x1 x2 इस तरीके से कुछ, तो यहाँ इसे चार चीज़ें मिलती हैं। तो वो जो उसका फॉर्म होगा इस मैट्रिक्स का, इस वाली का, वो या तो डायगोनल फॉर्म होगा या फिर ट्राइंगुलर फॉर्म होगा। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म है हमारा। तो इसको बनाते कैसे हैं, तो एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और उसके पहले भी एक चीज़ और देख लेते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा s+1 0 है, s+2 s+3 हमारे पोल्स हैं, क्लोज लूप पोल्स हैं, s+2 s+3। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी s+2 s+3 को यूज़ करके अगर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ, ये q, ओके, दिस इज q इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। इसके रूट्स हैं -5 और -6। अगर यही -5 और -6 प्रेजेंट होंगे रो में तो ये कंट्रोलेबल फॉर्म होगा, ये हमने ऊपर देखा है। और अगर यही -5 और -6 प्रेजेंट होंगे कॉलम में तो यही हमारा कॉलम ऑब्जर्वेबल फॉर्म हो जाएगा। तो रो में है तो कंट्रोलेबल फॉर्म, और कॉलम में है तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म, और अगर वो हमारे ट्राइंगुलर या डायगोनल है तो कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म, इस तरीके से। ओके, तो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी का जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको y/u के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो हम इनपुट को लेते हैं यहाँ पे u लेते हैं, x नहीं, x तो वेरिएबल हो जाएगा स्टेट वेरिएबल, u को इनपुट लेते हैं। तो ये करो, सबसे पहला स्टेप आपका है कि डू पार्शियल फ्रैक्शन। ये स्टेप 1 है कि डू पार्शियल फ्रैक्शन, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा -1/s+2 प्लस समथिंग दिस अपॉन दिस। अब इसको क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए कि y/u इजकल टू x1/u1 x2/u2। ये हमारा एक अलग ट्रांसफर फंक्शन है, ये हमारा एक अलग ट्रांसफर फंक्शन है। x/u x/u, x1/u1 पहला वाला x1/u1, दूसरा x2/u2। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ये, वो क्या कहता है कि टू ट्रांसफर फंक्शंस कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे आर इन पैरेलल। दो ट्रांसफर फंक्शन को तभी ऐड किया जा सकता है जब वो पैरेलल में होंगे। देखो यहाँ पे ये दो अलग ट्रांसफर फंक्शन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया कि x1/u1 एक अलग है, x2/u2 एक अलग है दोनों को। लेकिन ऐड कब कर सकते हैं? ऐड तभी कर सकते हैं जब दोनों पैरेलल में हो, या फिर अगर दोनों ऐड हो रहे हैं इसका मतलब कि वो दोनों पैरेलल है। ओके, ये चीज़ कि अगर दोनों ऐड हो रहे हैं तो पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है इनका मतलब क्या होता है, इसका कंक्लूजन क्या होता है कि अगर दो चीज़ पैरेलल है मतलब उनका इनपुट सेम है। जैसे कि हमारा वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब इनपुट सेम है। इनपुट सेम है मतलब u1 इजकल टू u2 इजकल टू u। इसका मतलब कि इस इक्वेशन से ये u1 u2 और ये u को हम हटा सकते हैं क्योंकि तीनों ही सेम वैल्यू के हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, हमारा एक ही कंक्लूजन मिला कि y इजकल टू x1 प्लस x2। तो जो y आउटपुट को लिखेंगे उसके लिए केवल x1 और x2 को ऐड कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। और x1 x2 हमें पता है कि हमारे स्टेट वेरिएबल है इधर। तो अभी जितना स्क्रीन पर जितनी भी चीज़ें थी लगभग मैंने सब एक्सप्लेन ही कर दी आपको। और नीचे चलते हैं। अब इनको अलग तरीके से हमने कंसीडर किया कि x1/u को एक बार में लिखा है और x2/u को एक बार में लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि x1/u1 था और x2/u2 था, बट बिकॉज u1 इजकल टू u2 इजकल टू u, तो u1 इन u2 आर रिप्लेस बाई सिंपल u। तो -1/s+2 इस तरीके से, और इसको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे x1 प्लस ये हमारा 2x1 इजकल टू -u। अब आपको एक चीज़ तो पता ही होगी या होनी चाहिए कि अगर ये हमारा s डोमेन है और ये हमारा टाइम डोमेन है तो हम ऊपर वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इससे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा टाइम डोमेन की चीज़ आ जाएगी। अगर s मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे s डोमेन में, इसका मतलब टाइम डोमेन में हम क्या कर रहे होंगे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे। ओके, अगर s से डिवाइड हो रहा है s डोमेन में, इसका मतलब
कि आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे टाइम डोमेन में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की चीज़ें हैं, ये सिग्नल के वक्त हम पढ़ते हैं ये चीज़ें। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसी का इस्तेमाल करके s इंटू x1 को मैंने लिख दिया x1 डॉट, डॉट का मतलब कि ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका टाइम डोमेन में, इक्वल टू -2x1 और माइनस यू। ओके, तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगले वाले में ये हो जाएगा x2 डॉट, ओके, -3x2 + 2u। ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए, सेम मेथड से हो रहा है। अब जब इतना हो गया, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब अपनी मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। मैट्रिक्स हमें पता है कैसे लिखी जाती है कि एक तो हमारा स्टेट इक्वेशन हो गई x डॉट इक्वल टू, एक आउटपुट इक्वेशन हो गई हमारा y डॉट, y इक्वल टू सिंपल, इसके संग x होता है, या फिर ये x का मतलब x1 x2 भी होता है, दोनों स्टेट वेरिएबल। या तो आप ऐसे मैट्रिक्स लिख दो या ओनली x भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है। और दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला हमारा इनपुट हो गया u। ओके, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके x1 या फिर x डॉट का रिलेशन क्या है x के साथ में, तो आपका -2 है, x मतलब x1 के साथ में ऊपर वाली रो, दूसरा 0 है। ओके, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ x1 और x2, तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे u1 और u2, और जबकि u1 u2 दोनों सेम है, तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स को फिल करेंगे तो आपका ये मैट्रिक्स फिल हो जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके कैसे फिल करते हैं। अब यहाँ पे ये हमें साफ दिख रहा है कि ये जो बॉक्स निकल के आ रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल फॉर्म बन रहा है। और क्योंकि ये डायगोनल फॉर्म बन रहा है, ये ना तो आपका नीदर रो और नॉर कॉलम फॉर्म, क्योंकि ना तो ये रो और कॉलम फॉर्म है, तो ये कंट्रोलेबल फॉर्म में नहीं है, ये ऑब्जर्वेबल फॉर्म में नहीं है, ये हमारा कैनोनिकल वेरिएबल मेथड या फॉर्म है। ओके, तो ये हमारा कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म में बना। y को लिख सकते हैं y और x का मतलब वही है हमारा x1 x2। y का x के संग क्या रिलेशन है, y हमारा ये देखो x1 और x2 दोनों के संग ही इनका कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ कि y जो है x1 और x2 के संग इनका कोएफिशिएंट 1 1 है, तो ये रिलेशन बना रहा है y x1 x2 के संग, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 और 1 का इस्तेमाल किया, और 0 u हमारा इस y और u का कोई रिलेशन होता नहीं है। ओके, तो यहाँ ये 0 ही हो जाएगा। ये तो लगभग हम देखते आ रहे हैं कि y और u के बीच में रिलेशन 0 ही है। ओके, तो ये पूरा कंक्लूजन निकला कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म का। आगे देखते हैं कुछ थ्योरी पार्ट कि -2 और -3 जो यहाँ पे निकली हैं, आपको इस मैट्रिक्स में दिख रही होंगी, ये वाली जो मैट्रिक्स है ये -2 -3 आर आइगन वैल्यूज। तो देखो हम यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं इस फॉर्म की मदद से, या फिर क्लोज लूप पोल्स। वो तो हमको शुरू में ही दिख गए थे ट्रांसफर फंक्शन में। देखो सबसे पहले जो ट्रांसफर फंक्शन था ये s+2 नीचे था, इसका मतलब s = -2, s+3 नीचे था, इसका मतलब s = -3। ये -2 एंड -3 दोनों ही हमारे क्लोज लूप पोल्स हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारे क्लोज लूप पोल्स हैं, तो ये दोनों ही आपके आइगन वैल्यूज़ हैं या फिर क्लोज लूप पोल्स हैं। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, और जब हमें पता चल जाएगा तो फिर इनके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम कि इफ़ आइगन वैल्यूज़ आर डिस्टिंक्ट, अगर आइगन वैल्यूज़ जो आपकी हैं वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो आपका डायगोनल फॉर्म बनेगा। क्योंकि अभी तक हम क्या बात करते हुए आए थे कि जो कैनोनिकल वेरिएबल मेथड या फॉर्म है वो दो तरीके में हो सकता है, या तो डायगोनल या ट्राइंगुलर, पर पर्टिकुलरली अंदर उसके बात नहीं करी थी। अगर ये डिस्टिंक्ट है तो आपका क्या बना दिया इन्होंने, डायगोनल फॉर्म बना दिया। अगर ये रिपीटेटिव है, ठीक है, अगर ये आइगन वैल्यूज मान लो -2 और -2 सेम होता तो हमारा ये क्या बना देता, ये ट्राइंगुलर फॉर्म बना देता। तो ये याद रखेंगे, रिपीटेटिव के लिए ट्राइंगुलर फॉर्म और आपका डिस्टिंक्ट के लिए डायगोनल फॉर्म। और एक दो चीज़ें और देखते हैं कि स्टेट मॉडल जो इससे निकल के आता है कैनोनिकल वेरिएबल मेथड से, विल बी इन डायगोनल फॉर्म और इन ट्राइंगुलर फॉर्म। तो जो स्टेट मॉडल निकल के आएगा वो आपका या तो डायगोनल फॉर्म में होगा या ट्राइंगुलर फॉर्म में होगा। ये वही रिपीटेटिव बात है जो हमने ऊपर देखी थी, सेम ये वही, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, ये कंपैरिजन के तौर पे है, ठीक है, दिस इज अ कंपैरिजन है कि स्टेट मॉडल, ठीक है, यहाँ देखते हैं स्टेट मॉडल ऑब्टेन फ्रॉम फेज वेरिएबल मेथड, जो कि फेज वेरिएबल मेथड से निकल के आता है स्टेट मॉडल, वो या तो वो आपका ऑब्जर्वेबल फॉर्म में होगा या कंट्रोलेबल फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर आपका कॉलम है तो ऑब्जर्वेबल फॉर्म होगा, अगर आपका रो है तो कंट्रोलेबल फॉर्म होगा, ये हम पहले देख ही चुके हैं। और क्या है, आइगन वैल्यूज जो होती हैं आर नथिंग बट रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये भी पॉइंट हम देख चुके हैं। ओके, विच आर इक्वल टू या फिर विच आर क्लोज लूप पोल्स, देखिए ये सेम पॉइंट हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ये हमारे 6 टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है। 3 हमारे हैं स्टेट मॉडल के, 3 है स्टेट डायग्राम के, उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने फिजिकल वेरिएबल मेथड पढ़ा, फेज वेरिएबल मेथड पढ़ा और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड भी पढ़ चुके हैं। तो स्टेट मॉडल के तो तीनों ही मेथड हम पढ़ चुके हैं। ओके, फेज वेरिएबल मेथड से रिलेटेड हमारा डायरेक्ट मेथड होता है स्टेट डायग्राम का, डायरेक्ट मेथड, तो इसको भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और कैनोनिकल वेरिएबल मेथड से रिलेटेड हमारा पैरेलल मेथड है, इसको जस्ट अभी हम पढ़ेंगे और फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीरीज मेथड देखेंगे। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, पैरेलल मेथड ऑफ स्टेट डायग्राम, इसको देख रहे हैं। तो जस्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, उसकी मदद से देखते हैं।
तो ट्रांसफर फंक्शन आपका ये है, ये आपका 0 है, ये नीचे आपके -2 -3 दो पोल्स हैं, क्लोज लूप पोल्स हैं। सबसे पहला स्टेप सेम वही जो कि कैनोनिकल वेरिएबल मेथड में करते थे, ठीक है, सेम। तो क्या करेंगे, डू पार्शियल फ्रैक्शन, पहला आपका स्टेप सेम, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे y/u के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपका स्टेप 2 जो है, ठीक है, ये स्टेप 2 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेप 2 यहाँ पे है ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करना है, मेक इट g/1 + gh का फॉर्म बनाना है। तो ये जो y/u जो है ना, ये पहला वाला, ये क्या है आपका, टेक्निकली देखा जाए तो x1/u1 है, जो कि हमने ऊपर देखा था। ऊपर क्या ऐड कर रहे थे, x1/u1 + x2/u2 को ऐड करके y के इक्वल लिख रहे थे। तो ये जो y है, यही वाला y, इसको हम लिखेंगे, जो x1/u1 है इसको हम लिखेंगे g/1 + gh के फॉर्म में। उसको मैं शो करता हूँ, ये जो x1/u1 है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम। ओके, ये कैसा फॉर्म होता है, तो आपका g होगा 1/s, ठीक है, क्योंकि 1+ करके फॉर्म में लिखना है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर को हमको 1+ के फॉर्म में लिखना है, तो नीचे आप केवल 1+ कर दो। अब देखो इस 1+ को कर कैसे सकते हैं, अगर मैं इस s को कॉमन ले लूँ, यहाँ से इस s को कॉमन ले लूँ, तो ये 2 के संग क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा, पर यहाँ पे 1 बचेगा, तो वही चीज़ हो गई, 1 + 1/s, और 2 तो आपका था ही, और यही आपका बाहर भी ऊपर भी हो जाएगा, तो 1/s, और माइनस आपका है, तो माइनस को हमने इस u के संग ले लिया। ओके, तो ये चीज़ हो गई। ये इस तरीके का फॉर्म बना कि ये आपका g/1 + gh फॉर्म, सो कैनोनिकल सिस्टम है ये। ओके, और इसका जो इनपुट है कैनोनिकल सिस्टम का, वो ये वैल्यू देता है, जो ये मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है, ये इसका इनपुट दे रहा है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, ये वाला जो u है और ये जो u1 और u2 है, ये सब सेम है। हमने क्या किया है कि इस u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। तो ये जो u -1 के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -u, और यही वाला u जब इस 2 के संग मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ये +2u। तो ये इस तरीके से बना। तो ये जो -u और जो +2u है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इनपुट ऑफ द कैनोनिकल सिस्टम। आगे देखते हैं। ओके, तो g/1 + gh इज अ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कैनोनिकल सिस्टम। ये कैनोनिकल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें हमें क्या करना है कि यूज h इन फीडबैक, इसको ड्रॉ। अभी तो हम क्या देख रहे हैं ना, स्टेट डायग्राम दिख रहे हैं, नॉट स्टेट मॉडल, तो हमको ड्रॉ करना है डायग्राम को, तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। स्ट्रेट डायग्राम दिख रहे हैं, तो इसमें जो ये हमने मतलब बताया गया है कि जो g/1 + gh का फॉर्म है, इसमें जो ये h है, इसको आप यूज़ करो फीडबैक में, इसको ड्रॉ करने के लिए। ओके, एंड x1 और x2 क्या है, आर आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर, सो स्टेट वेरिएबल। जो x1 x2 स्टेट वेरिएबल है, वो इंटीग्रेटर के आउटपुट है हमारी, ये हमको पता है। इंटीग्रेटर का आउटपुट है मतलब कि इंटीग्रेटर के पहले x1 डॉट होना चाहिए, तब ये 1/s क्या होता है सबको पता है इंटीग्रेटर, तब इसके बाद में हमें ये x1 बना देगा, इसको x1 डॉट को। इसी तरीके से नीचे भी इंटीग्रेटर के पहले x2 डॉट होना चाहिए इस 1/s से गुजरने के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटर है, और इसको ये x2 बना देगा। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और हमने ये प्रीवियस वाले केस में भी देखा था कैनोनिकल वेरिएबल मेथड में, कि जो y होता है वो x1 + x2 के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे का u1 u2 हमारे सेम होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करो, एक इंटीग्रेटर लो, ठीक है, बहुत बेसिक से बताता हूँ। इसको एक इंटीग्रेटर लो, केवल अभी आपने ये बनाया है, ये 1/s का ब्लॉक बनाया है और कुछ भी नहीं बनाया। इसी के फीडबैक में आप क्या लगाओ, h लगाओ। h का आपको कहाँ से मिलेगा, ये 1/1 + gh से मिलेगा। देखो इस वाले में आपका h क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका h है, ये 2, ये जो 1/1 इस तरीके से ये 2h है, इसमें 3h है। तो आप ये करो कि इनको फीडबैक में लगा दो। देखो ये 2 को फीडबैक में लगा दिया और यहाँ पे ये 3 को फीडबैक में लगा दिया। अभी आपने केवल इतना काम किया है। अब आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेटर है, इसका आउटपुट x2 होने वाला है और ऊपर x1 होने वाला है, तो इनको लगा दो। और आपको ये भी पता है कि x1 जो ये है और x2 जो ये है, इन्हीं का सम जो है आपका इस तरीके से ये प्लस और ये ऊपर से आके प्लस, यही आपका आउटपुट बनता है। ओके, तो देखो ये आपने डायग्राम बना लिया। अभी आपने कितना डायग्राम बना लिया, आपने ये जो साइड है ये पूरा डायग्राम बना लिया आपने। ये आपको समझ में आ चुका है कि ये कहाँ से निकल के आ रहा है। पॉज करके देख सकते हैं। क्या होता है ना कि समझाने में चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं पेज के ऊपर, बट क्योंकि फिर समझना भी है, टेक्निकल चीज़ें हैं, आसानी से तो समझ में नहीं आएंगी। पॉज करके देख सकते हैं कभी भी। ये फीडबैक है तो यहाँ नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा। फीडबैक डालोगे तो ये एडर आपको चाहिए फीडबैक डालने के लिए, ये चीज़ हो गई। अब बचा क्या, इनपुट बचा। तो ये इनपुट जो है, जो हमने ऊपर लिखा था कि जो ये -u और ये 2u है, ये ठीक है, ये चीज़ ये इनपुट ऑफ द कैनोनिकल सिस्टम है। अभी हमें कैनोनिकल सिस्टम तो बनाया, पर उसका इनपुट भी तो बनाना है ना। तो ये -u और ये +2u ही इनके इनपुट है। तो ये देखो यहाँ पे -1, और क्योंकि u तो हमने दोनों में दे दिया। ये जो ये येलो वाला दिख रहा होगा u, ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी जा रहा है, ये नीचे जा रहा है,
नीचे हमने 2 लगा दिया, ऊपर -1 लगा दिया, तो ये ऑटोमेटिक इसके बाद -u बन गया और यहाँ पे ये +2u बन गया ऑटोमेटिक, और इनको ऊपर वाले और नीचे वाले सिस्टम्स में हमने दे दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेट डायग्राम फॉर्म बना पैरेलल फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इस तरीके से। अब इसी का इस्तेमाल करके हम ये भी कर सकते हैं कि x1 डॉट जो है x1 के संग किस रिलेशन में है, -2 के रिलेशन में है, क्योंकि -2 हम फीडबैक में यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2 यूज़ कर रहे हैं पर वो फीडबैक में -2 ही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे और इसमें क्या कर देंगे, -u कर रहे हैं, -u क्यों कर रहे हैं, जबकि हम देखो ऐसे मैं बताता हूँ, x1 डॉट है इक्वल टू, आप यहाँ पे x1 लिखो, यहाँ पे u लिखो, इनके कोएफिशिएंट आपको यहाँ से देख के पता चलेंगे। ओके, इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो आपको यहाँ से देख के पता चलेंगे। तो आप ये कोएफिशिएंट बड़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो x1 डॉट x1 के संग क्या रिलेशन रखता है मैं दिखाता हूँ। x1 डॉट ये है x1 डॉट, और x1 के संग क्या रिलेशन रखे हुए हैं, ये आपका ये जो फीडबैक जा रहा है, ओके, ये जो फीडबैक जा रहा है ये इसमें जाके x1 डॉट के अंदर जा रहा है, मतलब x1 डॉट हमारा आउटपुट है और x1 हमारा एज अ इनपुट काम कर रहा है। तो देखो ये पाथ फॉलो करो, ये वाला पाथ, ये पीछे वाला पाथ, ये पाथ आप फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये तो 2 है, बट क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो ये -2, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। अब x1 डॉट का u के संग क्या रिलेशन है, अब देखो इसी में मैं दिखाऊं तो इन सबको मुझे हटाना पड़ेगा। अब देखो ये x1 डॉट है, ये आउटपुट है और इनपुट पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है तो क्या आ रहा है, -u, तो फिर u तो आपका नॉर्मल होता ही है, उसमें -1 लगा दो, -1। तो ये इक्वेशन बनी। इसी तरीके से नीचे वाले सिस्टम की भी इक्वेशन बना सकते हैं। नीचे वाला जो ट्रांसफर फंक्शन है x2 डॉट, ये आपने बनाया, y आपको ऑलरेडी पता है इक्वल टू x1 प्लस x2। देखो इसकी स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन कितनी आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आउटपुट इक्वेशन देखते हैं। y का इक्वेशन x1 और x2 के संग सिंपल है, ठीक है, 1 1 आपका आंसर है और ये तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये u के संग 0 ही होता है। और यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे हमें जो लिखने के लिए x के संग क्या क्या रिलेशन है, देखो एक बार -2 एक बार -3, वो भी डायगोनल फॉर्म है क्योंकि ये कैनोनिकल वेरिएबल फॉर्म है और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट रूट है, इस वजह से ये चीज़ हो गई। और u के संग क्या रिलेशन है, -u और +2, तो माइनस और +1, ठीक है। बड़ी आसानी से हमने स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया डायग्राम की मदद से। पहले डायग्राम की मदद से ये इक्वेशंस लिखी रफली, ये इक्वेशन रफली लिखी और इनका यूज़ करके मैट्रिक्स वाला हमने कर दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि कैनोनिकल वेरिएबल मेथड ऑफ स्टेट मॉडल एंड पैरेलल मेथड ऑफ स्टेट डायग्राम दोनों ही सेम होते हैं। वो तो हमने देख ही लिया कि दोनों को एक दूसरे से डिराइव किया जा सकता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी कि प्रॉपर सिस्टम हैज़ डी, तो ये जो आपको यहाँ पे डी मिल रहा है ना, जो वाई और यू का जो रिलेशन होता है, वाई इक्वल टू डी यू, मान लो मैं केवल इतना लिखूँ, इसका क्या मतलब है कि ये जो एक्स के संग सीधा ये 0 है, मान लो एक मिनट के लिए सी मौजूद नहीं है, तो आपका वाई इक्वल टू डी यू, बट ये डी आपको मिलेगा कब, ये केवल और केवल प्रॉपर सिस्टम के लिए मिलेगा। ओके, डी आपको नॉर्मली पॉसिबल होता ही नहीं है, तो जो भी प्रॉपर सिस्टम होंगे उसी के अंदर डी मौजूद होगा। तो डी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0 अंटिल वी हैव प्रॉपर सिस्टम। तो प्रॉपर सिस्टम के मिलने पे ही आपका डी मैट्रिक्स की कुछ वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, बाकी तो ये 0 होगा। अब इसके बाद देखेंगे लेक्चर 18 है सीरीज मेथड ऑफ स्टेट डायग्राम, तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट है इसका, बट फिर भी इसके बाद ऑब्जर्वेबल और कंट्रोलेबल फॉर्म के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर रहेगा। बाकी ये जो 6 तरीके थे इसमें से सीरीज मेथड अपना लास्ट है, जो कि हम देखेंगे लेक्चर नंबर 18A में।